नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो, जो कि एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दोस्तों, हम हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि किसी न किसी गंभीर बीमारी की पड़ताल कर सकें और उन समस्याओं का हल आप तक पहुंचा सकें हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। जो हमारा आज का विषय है वो काफ़ी गंभीर है, सामान्य है और तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं बात कर रही हूँ युवा वर्ग में बढ़ते हृदय रोग की। ये काफ़ी गंभीर है। एक समय ऐसा था कि हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों की ये बीमारी है, लेकिन आजकल 20 से 40 वर्ष के जो युग वर्ग है वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय में डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल शर्मा, HOT डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, PGI चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है तो हम इंटरेक्शन के अलावा कोशिश करेंगे कि उनकी क्वेरीज हम वीडियो कॉल के थ्रू ले सकें और मैसेजेस के थ्रू ले सकें। मैं सर आपको बता दूं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। दर्शकों के लिए ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले प्रोग्राम्स में हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स आई, हम समय की पाबंदी करके उन कॉल्स को एड्रेस नहीं कर सके, क्योंकि आपके प्रश्न होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, हमारी एक्सपर्ट एडवाइस होती है, जिस वजह से हम हर एक कॉल नहीं ले सकते। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो हम शो के बाद भी हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस करते हैं। तो यकीन मानिए, जब आप शो देखेंगे किसी ना किसी तरीके से आपकी जो समस्या है उसका हल आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एंड अपॉलॉजी, क्योंकि हम कुछ कॉल्स नहीं ले सके, लेकिन ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए मैं कुछ नाम ज़रूर दर्शकों के लिए लेना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं और व्यूअर्स हैं, तो हमारा ग्रैटिट्यूड देना बनता है। कुछ नाम जो है मैं देना चाहूँगी: सुमी सिद्धू, जोगिंदर राम जी, अनस जी, राजकुमार जी, आशु वर्मा जी, और अफ़गानिस्तान से भी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, वाहिद जी। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज एड्रेस करें और आप तक ये पहुँचे। और एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे शो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। एक बार मैं फिर याद दिला दूँ, हमारा फ़ोन नंबर 9417242224 और 017226900037। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो तेज़ी से बढ़ रहा है ये इंडेक्स, हम बात करते हैं कि जो यंगस्टर्स में जो ये हार्ट इश्यूज़ हैं बहुत बढ़ रहे हैं, क्या ग्रामीण सेक्शन में, रूरल सेक्शन में और हम बात करें शहरों में सेम हालात है? पहले तो ये वजह है, इसकी वजह क्या है और हालात कैसे हैं दोनों सेक्शंस में? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि जो पहले हार्ट अटैक एल्डरली में होते थे, आजकल वो 20 से 40 या 20 से 50 के एज में हो रहे हैं, जो कि एक यूथ में जब हार्ट अटैक होता है तो उसका बड़ा ये गंभीर विषय और एक साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस पड़ती है। जैसा कि आज के एक तो लाइफस्टाइल का है ये रीज़न, एक जैसे बात हुई कि अर्बन और रूरल में, रूरल से ज़्यादा अर्बन में आ रहे हैं यंग, फिर वहाँ पे उनको स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेस पड़ रही हैं, तो वो भी एक बड़ा एक कारण है कि जिससे उनको हार्ट अटैक के बढ़ रहे हैं। बाकी रही बात खाने पीने की, जैसे कि दिनचर्या की, कुछ जैसे स्लीप डेप्रिवेशन और अपने डाइट का, वहाँ का फूड हैबिट्स का, और जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर हो सकते हैं, और ये सारे कारण एक यंगस्टर में उनके स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं जी। तो पॉसिबली इन सारों को कंबाइन करके उनमें हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। जी सर। कि जैसे कि इनको अब सारे के सारों को कैसे, एक बड़ा है कि जो इकोनॉमिक्स साइकोसोशल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जी। उनमें भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस एज कम्पेयर टू अदर बढ़ जाता है। जो लिटरेसी रेट है, जो अपना लोअर एजुकेशन है, उनमें भी हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। अच्छा, एजुकेशन भी, एजुकेशन लेवल पे भी ये देखा गया कि जो एजुकेशन में जो ज़्यादा नहीं है उनमें हार्ट अटैक का भी थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। इंटरेस्टिंग सर। तो एक किस्म के ये बड़े न्यू स्टडीज आ रही हैं, न्यू देखने में आ रहा है कि एक इकोनॉमिकली भी ठीक होना चाहिए,
तो जैसा कि बताया गया कि कंप्लीट हेल्थ वही है कि जो फिजिकली, सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली वेल बीइंग, दैट इज़ ए कंप्लीट हेल्थ। तो एक कंप्लीट हेल्थ का बनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस सारे रिस्क फैक्टरों से निकल सकें जो कि स्ट्रेस और तनाव का कारण ना बने। सो दर्शकों में एक बार फिर याद दिला दूं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि एजुकेशन इज ऑल्सो द मेन फैक्टर। सर हम एक एक प्रमुख कारण है उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है जैसा कि अगर कोई काम में ऐसे काम है जिसमें कुछ तो ऑफिस काम भी होते हैं जो जैसे ऑफिस में बैठे रहते हैं, अगर वो ऐसे ऑफिस में काम करते हैं बीच में नहीं उठते तो एक किस्म की सेडेंटरी हो जाता है। इसीलिए आजकल बोला गया है कि अगर आप ऑफिस में हैं तो हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ा उठ के वो सैर कर लो। और सेकेंडली कोई मॉर्निंग इवनिंग वॉक ही नहीं करते, जस्ट बिल्कुल ही लेयर से उठते हैं, सोते हैं, बिल्कुल खाना खाने के बाद अपना वो काम करते हैं फिर सो जाते हैं। हाँ। तो ये भी एक सेडेंटरी लाइफ होती है जिसमें कि लाइफ में आपका मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, लेयर वॉक ये सारे इंक्लूड होते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और प्रोलॉन्ग्ड एक जगह पे रहना वो भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में लंबा जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद उठ के थोड़ा चल लेना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। एक डीप ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लंग्स को प्लस स्ट्रेस को कम करती है। बेसिकली दिस इज ए कॉन्शियस ब्रीदिंग। यूजुअली बंदे को हर अपने ब्रेथ पे कॉन्शियस ब्रीदिंग होनी चाहिए, बट कोई करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो एक मेडिटेशन हो जाती है जिससे कि स्ट्रेस, बट एटलीस्ट ये याद रख लेना चाहिए कि 1-2 घंटे के बाद बीच में डीप ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल करना है। तो यही एक बहुत है जिससे आपके रेस्पिरेटरी, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर उस वक्त आपके कंट्रोल में आते हैं और स्ट्रेस भी कम होती है। जी सर, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और आपको रेशो में कुछ बदलाव आया है हार्ट डिजीजेस को लेके? ऐसा है कि कोविड-19 में कोई भी अगर इन्फेक्शन होती हैं, चाहे वो वायरल है चाहे इन्फेक्शन है, उसके बाद हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हमने एक नई आपने देखा है हार्ट अटैक, जैसा कि ये तो एक रिस्क फैक्टर होते हैं डाइट वगैरह के, जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें कुछ अगर डिटेल में जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ पहले पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन निकलती है। को कहता है जी मेरे को 1 महीना पहले थोड़ा वायरल हुआ था, वो ठीक हो गया, तो उसके कारण वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है जो कि प्लाक को रप्चर करती है, जिससे कि प्लाक रप्चर होने से उस पर क्लॉट बनता है और थ्रोम्बस एकदम वेसल बंद होकर हार्ट अटैक होता है जिसको हम स्टेमी बोलते हैं। तो इसलिए अब इन्फ्लेमेशन पे सारा काम आ रहा है कि ये इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो बैक्टीरियल से हो वायरल से। जब भी कोई एपिडेमिक फैलती है, कोई भी जैसे कोविड टाइप है, तो उसके बाद जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट बढ़ती है, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन होते हैं। हम देखते हैं एंजियोग्राफी में एंडोथीलियल डिस्फंक्शन मिलते हैं, तो जो कि हार्ट अटैक का एक कारण बनते हैं, जिसमें कि क्लॉट बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा है कि अगर कोई इनमें पोस्ट कोविड हो, पोस्ट कोई भी एंडेमिक हो, उसके बाद प्रिकॉशन ना ले तो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए कॉमन है कि कोई भी इस ऐसी स्ट्रेस के बाद बंदों को अपना लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा कर लेना चाहिए, चाहे वो डाइटरी हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो। अब तो इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसे आप हमें समझा रहे हैं क्लॉटिंग के बारे में, जो हार्ट अटैक है उसके प्रोसेस के बारे में, हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने दर्शकों को समझा सकें। मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, आपकी समस्याओं के हल के लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417242224। सर डायबिटीज़ की बात करते हैं। जितने भी हमने हेल्थ प्रोग्राम्स किए हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स लिए हैं, हमें ये पता लगा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है ये मोर प्रोन टू है किसी भी डिजीज़ के लिए या किसी भी थ्रेट के लिए। क्या वजह है सर और क्या कोरिलेशन है इसका हार्ट से? डायबिटीज़ में जैसे हार्ट अटैक की इंसिडेंस डबल टू ट्रिपल बढ़ जाती है। उसमें बेसिकली मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर ही ऐसे होते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो इसका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, और जो कॉर्नी में वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस की टेंडेंसी जो प्लाक की वो बढ़ जाती है। और सेकेंडली इनमें बड़ी एक देखा गया है कि इनमें ना बड़े मल्टीपल लीजन्स होते हैं और डिफ्यूज डिजीज हो जाती हैं, और वेसल्स भी कॉर्नी आर्टरी छोटी स्मॉल हो जाती हैं।
जिनमें कि कईयों में तो इतनी डिफ्यूज डिजीज है वो ना तो स्टेंट लेने के काबिल होती हैं, ना उनमें सर्जरी पॉसिबल होती है। अच्छा। इतनी बारीक हो जाती हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ एक बहुत ही वो है जिसमें एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी डाइट का, सैर का, बेसिकली थोड़ा सा गलती डाइट चार्ट में भी निकली कि कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते थे, जो कि कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा डायबिटीज़ के चांस हैं। जी। डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स। अब सारे कंट्री ने सभी ने अपने डाइट चार्टों में चेंज की है। अगर आप देखते होंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम किए गए हैं। तो इसलिए जैसा कि हमने एक बार बड़ा 2008 में किया था, इस वक्त वो ज़रूरी भी है, जैसे 3-4 चपाती खाते थे तो उसमें चपाती में सारे कार्बोहाइड्रेट होते थे जी। और उसमें प्रोटीन, दाल कम लेते थे, पनीर, दूसरी चीज़ें भी कम लेते थे। तो हमने ये देखा कि अगर उस वक़्त तो हमने ब्रेन सिग्नल से ईटिंग का किया था कि अगर आप एक चपाती को धीरे धीरे चबा के खाते हैं और उसको 10 से 15 मिनट लगाते हैं, उसके साथ सैलड, दाल और कर्ड वगैरह कुछ लेते हैं, तो एक बाइट को थोड़ा टाइम लगता है और 10-15 मिनट में आप एक चपाती जब खाते हैं तो उसके साथ सिग्नल जो है ब्रेन में चले जाते हैं। हाँ। चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, चाहे वो हार्मोनल सिग्नल हो, जैसा कि लेप्टिन, इंसुलिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जाते हैं तो ब्रेन में हंगर सेंटर और सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है। जैसे ही उस सैटिस्फैक्शन सेंटर में लगते हैं तो बंदे को उस सिग्नल से भूख एकदम ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बंदा खा ही नहीं सकता। ऐसे ही जब वो हंगर सेंटर एक्टिवेट होता है तो भूख बड़ी लगती है और इन बिटवीन जो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि आजकल गैस का, दूसरे का स्ट्रेस पड़ रही हैं कि सारे अगर ब्रेन सिग्नल के हिसाब से खाएं और एक या आधी चपाती से अगर उनको ये सिग्नल मिल जाए तो एक किस्म का उनके डायबिटिक की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी और डायबिटीज़ की नहीं, इससे एक वर्ल्ड हंगर भी ऑफ होगी और ये जो गैस का और इतना है वो भी कम हो जाएगी। मुझे याद है जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2008 में, तो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने बोला था कि अब गैस की जो है हर सिलेंडर महीने की आधी से भी कम हो गई है और आटे की कंजप्शन भी हाफ से भी कम हो गई है जी। तो एक बड़ा ये अच्छा है कि जो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है और प्रॉब्लम्स जो कि नेशन की, जो वर्ल्ड की हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकता है और आई थिंक वॉर कंट्रोल हो सकता है। बहुत खूब। तो सर हम जैसे जैसे समस्या की बात कर रहे हैं तो दर्शकों हम कंट्रोल और मैनेजमेंट भी आपको बता रहे हैं। और दर्शकों मैं एक बार याद दिला दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल शर्मा, HOT डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, और हमारा आज का जो टॉपिक है युवा वर्ग में बढ़ते हृदय रोग और उनके कारण और उन समस्याओं के हल। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप एक बार फिर नोट कर लीजिए 9417242224, लैंडलाइन नंबर 017226900037। सर प्राइमरी फैक्टर्स की हमने बात करी, अगर मैं जेनेटिकली इसको ऐड करना चाहूँ कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिस वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है? जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स का डेफिनेट रोल है। हमने कुछ तो ऐसा देखा, कुछ फैमिली में सभी को ही हार्ट की प्रॉब्लम है। एक जब हमने जेनेटिक स्टडी भी की तो हमें जीन मिले भी जो कि चाहे वो ब्रदर्स हैं, फादर है, सिस्टर्स हैं, उनके आगे पीछे ग्रैंड कज़न में है, तो बड़ा ये आया कि एक डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। अगर किसी भी फैमिली मेंबर में किसी भी एज में हार्ट की प्रॉब्लम है तो जो सारे बच्चे हैं, दूसरे हैं, उनको सारों के सारों को रिस्क फैक्टर अपने कंट्रोल करना शुरू कर देने चाहिए। वैसे तो अगर ना भी हो, जैसा कि सभी को करने चाहिए, ताकि ये ना वेट करें कि पहले डिजीज़ हो तब हम प्रिकॉशन लें। यूनिवर्सल जो कि स्क्रीनिंग है, कार्डिक स्क्रीनिंग, चाहे वो टेस्ट से है, चाहे वो डॉक्टर के पास जाके अपने एग्जामिन करवाना है। जैसे पहले कहते थे 30 से 40 में लिपिड करो, अब आजकल किया कि 19-20 में आपको लिपिड प्रोफाइल करने चाहिए और हर 5 साल बाद करवाते रहना चाहिए। और तो ये नई सी चेंज आ रही हैं, जब जिनको है हार्ट प्रॉब्लम हो गई है उनको तो एनुअल, कईयों को हम 6 मंथली भी बोलते हैं, जो डिफ्यूज डिजीज होती है ड्रग्स पे, प्लस जो दूसरे रिस्क फैक्टर हैं वो भी सारे कर लेने चाहिए ताकि हार्ट की डिजीज़ आगे ना बढ़े।
और फ्यूचर में हो सकता है कि आगे रिसर्च हो, जेनेटिक्स वाले को जेनेटिक्स में कंट्रोल कर जाएं, बट उसके लिए कुछ टाइम लगेगा और बड़ी रिसर्च आगे करना पड़ेगी। बिल्कुल सर। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की आपने बात करी, सुनने में आया और हमने रिसर्च भी किया कि आपने पेटेंट वर्क किया है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस। ते हीमोग्लोबिन की बात की आपने कि हीमोग्लोबिन और इस हार्ट डिजीज़ का एक प्रोपोर्शन है, एक कॉरिलेशन है, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप ये समझाएंगे? आप प्लीज़ बताइए उसके बारे में। जी, मैंने ये देखा कि जिनके हीमोग्लोबिन कम होते थे उनमें हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और सेकेंडली जैसे हीमोग्लोबिन के जीन्स हैं, इन्फ्लेमेटरी जीन्स हैं, उनमें हार्ट अटैक और जो हम जब एंजियोप्लास्टी करते तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी बढ़ जाती है, जो रीस्नोसिस, स्टेंट ब्लॉकेड। तो जब ये पहले बेयर मेटल स्टेंट आया, जिस स्टेंट की बहुत कॉस्ट थी और ड्रग लूटिंग की और ज़्यादा थी, तो हमने उस वक्त स्टडी की कि सबको अगर बेयर मेटल डालें, और जबकि हमने सबको इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया था। जो ड्रग कोटेड स्टेंट वो 1.5 लाख का होता था, तो ये सारा उस वक्त 40-45 हज़ार का होता था। तो बड़ा डिफरेंस था। तो मेजॉरिटी बेयर मेटल स्टेंट डालते थे, इतना दूसरा स्टेंट डाल के 2.5-3 2 स्टेंटों की बन जाती थी। तो उस वक्त 2.5-3 बहुत होते थे। तो हमने कई बार देखा जो फार्मर्स होते थे अपने बच्चों को ज़मीन बेचते थे। ज़मीन की इतनी वैल्यू नहीं थी उस वक्त 2000 में, तो बच्चों को ढाबों में लगाते थे और वो अपनी ज़मीन बेच के आते थे। तो हमें बड़ा था कि हम किस तरीके से इसको ना कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं ताकि बेयर मेटल स्टेंट से, तब हमने उस वक्त ये स्टडी की। तो ये जीन जैसे आए तो हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का इतना रोल है, तब हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा के करने लगे। रीस्नोसिस कम हुई, जो कि आगे ड्रग कोटेड स्टेंट में भी, फिर ड्रग कोटेड स्टेंट भी हमने कलाम साहब राजू का स्टेंट यूज़ किया। उस वक्त उन्होंने डेवलप किया था एक स्टेंट जो कि 25-30 हज़ार का था। तो उससे सारे इफेक्ट आए कि गवर्नमेंट ने स्टेंटों को MPPA में लिया, प्राइस कंट्रोल में आ गए, और कार्डिक ड्रग्स की कॉस्ट कम हो गई, जो कि पहले 2.5-3 लाख में होती थी, हम उसको 50-60 हज़ार में कर देते थे PGI में, और बेटर सबसे बेस्ट ताकि, और कॉस्ट इफेक्टिव से ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में आ गया, ताकि आयुष्मान बन गए और बन गए और सारे स्टेटों में भी लग गया। इवन इंडिया का मॉडल जो कि पॉलिसी हमारे ऑनरेबल PM साहब ने आगे लगाई, वो सारे वर्ल्ड में गई है कि भाई हेल्थ का सबको होना चाहिए। बट जो कैंसर है ये भी सेम रिस्क फैक्टर होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैंसर वाले में अभी भी मैंने देखा कि बोन मैरो या दूसरे कैंसर वाली ड्रग्स बहुत कॉस्टली हैं, जैसे कार्डिक और ऑर्थोपेडिक्स अदर कम हुए हैं बाकियों के, बिकॉज कैंसर जो किसी फैमिली में हो जाता है तो पेशेंट को तो कैंसर की इतनी स्ट्रेस होती है, इवन जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम ये वो सारे फैमिली में एक किस्म की बढ़ जाती है। तो एक डिजीज़ से जो कि बड़ी ख़तरनाक है, वो जब वैसे है वो स्ट्रेस पड़ती है दूसरों पे भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे, जैसे कि हार्ट में आई हैं, ये भी सारे प्राइस कंट्रोल में आके अफोर्डेबल रेंज में आ जाएं, ताकि सबको एक ट्रीटमेंट मिल सके, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, चाहे दूसरा कोई रिनल का है। और हमने एक बड़ा देखा कि जैसे पहले रिनल ट्रांसप्लांट, कार्डिक ट्रांसप्लांट बहुत होते थे, जैसे ही हमने हीमोग्लोबिन बढ़ाया, एल्ब्यूमिन बढ़ाई, सारे वर्ल्ड को, इवन इंटरनेशनल हमने कॉन्फ्रेंसिस में बताया, आगे लिखा भी कि भाई इसको बढ़ाओ, आपका क्रेटिनिन भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो प्रोटीन था कि प्रोटीन मत दो रिनल फेलर में, तो ये बड़ा वो था। हमने वी वर द फर्स्ट कोई कि नहीं, अगर किसी की प्रोटीन कम है तो उसको आप प्रोटीन भी दो और आयरन भी दो और उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाओ, इससे हार्ट की फंक्शन भी बेटर हो जाएगा और क्रेटिनिन जो बाकी पैरामीटर है वो भी ठीक हो जाएंगे। और इनफैक्ट अभी आपने पढ़ा होगा, जबकि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आप HbA1c को ले रहे हो तो वो फॉल्स रिपोर्ट होगी, और वो फॉल्स रिपोर्ट उल्टा आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर देगी जब एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। किसी भी वैल्यू को करने के लिए आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ब्लड शुगर और दूसरी रिपोर्टें गलत हो जाएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है, इस पे दोबारा बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडियो से बाहर जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके क्या सवाल हैं वो ले लेते हैं जी। यंगस्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रूट कॉज ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ डाइट ਦੇ रिलेटेड ਆ ਜਾਂ ਕੀ लाइफस्टाइल आ। डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ, आजकल यंगस्टर्स में जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका क्या रीज़न है? खान पान में इशू आ रहा है
या और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? हमें योगा से क्योर करना चाहिए या फिर अपनी हेल्थ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪਾਨ पे ध्यान देना चाहिए? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, वो प्रॉब्लम कितना सॉल्व की जा सकती है? युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक के मरीज़ ज़्यादा उभर रहे हैं और उनको तरह तरह की बीमारी हो रही हैं। वैसे ही खान पान ठीक न होने के कारण दिन प्रतिदिन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका निदान और इनकी समस्याओं से कैसे सुलझा जाए? मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि आजकल युवाओं में जो हार्ट अटैक की जो बीमारियां चल रहा है, ये किस कारण से हो रहा है और इसका क्या समाधान है, क्या प्रॉपर सोल्यूशन है? ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ? और हम देख रहे हैं कि युवाओं में जो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सर ज़्यादातर जो सवाल हैं उन्होंने ये प्राइमरी कॉजेज़ के बारे में पूछा है जो कुछ हम तो मैं जैसे हमने बता दिए हैं जी 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 बट मैं डेफिनेटली ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि सारे पूछ रहे हैं कि ये वाला फैक्टर है या खाने पीने का हाँ है जी। या अपना लाइफस्टाइल का है या कोई स्ट्रेस का है। बेसिकली ये सारे ही रिस्क फैक्टर कंबाइंड होते हैं। किसी को एक रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस है, किसी को खाने का भी है, कोई सेडेंट्री भी है, किसी को डायबिटीज़ भी है। जब ये रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर होंगे उतना ही हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। रही बात योगा, मेडिटेशन और आपके लेयर वॉक एंड मॉर्निंग वॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जहाँ आपका म्यूज़िक है, जैसे कि ये योगा का मेन है कि आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी हो, आप योगा करें। जो कार्डिक पेशेंट हैं वो पूरा प्रिकॉशन लेके योगा करें, मतलब कि जो जो उनके लिए फिट हैं ब्रीदिंग, वो ज़्यादा सांस रोकते नहीं और बहुत ओवर एग्जर्शन नहीं करते जिससे कि हार्ट पे कहीं ज़्यादा लोड पड़ जाए। जो नॉर्मल हैं वो सारा कर सकते हैं, बट जो भी यंग किसी एज में कभी भी आपने कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है, वॉक करनी है, उससे पहले कार्डिक एग्जामिनेशन जरूर करा लें। कई ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता, वो एकदम शुरू कर देते हैं तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हर स्टेप पे कि आपका यंग एज है, मिडल एज है, आपने एल्डरली एज है, जहाँ आप नॉन कार्डिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, उसके हिसाब से आपको आपकी एक्सरसाइज रजीम बनवा लेना चाहिए। तो एक मेरे हिसाब से अच्छे डॉक्टर के साथ आप लिंक करके हॉलिस्टिक, चाहे आप मेडिटेशन का, आपका योगा का, आपकी डाइट का, आपके स्लीप का, वो एक पूरा का पूरा दिनचर्या का बन जाता है। रही बात बाकी जो एनवायरनमेंट की है, जैसे कि एक्सेस ऑफ वेदर है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा बाढ़ आ गई, ज़्यादा बरसात आ गई, वॉर लग गए, या टेंशन हो गई, या कोई इमोशनल स्ट्रेस पड़ गई यंगर एज में या किसी में भी उसमें, तो उसमें इमोशनल कार्डियोमियोपैथी हो जाती है कि एकदम हार्ट फेलियर होते हैं, जिसको कि ताकतुबो कार्डियोमियोपैथी बोलते हैं। तो वो भी एक सभी अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। डेफिनेटली ये जो रिस्क फैक्टर हैं ये सारे कम होने चाहिए, पोल्यूशन से लेके आपकी गुड एनवायरनमेंट, इवन प्लांट्स आर हेल्दी, गुड फॉर हार्ट, दे कैन ऑल्सो प्रिवेंट हार्ट अटैक। आपके अगर प्लांट्स लगे हैं, मेरे को याद है 2005 में जब हमने पहले प्रसार भारती में ये कहा था कि चंडीगढ़ में अगर सारे गार्डन पार्क में वो लग जाएं प्लांट्स और सारे रोड्स के साइड में लग जाएं तो कार्बन जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा और हार्ट अटैक भी कम हो जाएंगे और इसका एनवायरनमेंट में इतना इफेक्ट पड़ेगा। अब वो सारा वर्ल्ड एक किस्म का कार्बन क्रेडिट पे जा रहा है जिससे हार्ट अटैक और कैंसर कम होंगे। और ये बहुत है कि आपका हर लेवल पे, चाहे वो विलेज में है चाहे वो सिटीज़ में है, कहीं भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। हर जगह पे प्लांट्स, ग्रीनरी या ग्रास उस तरीके से होना चाहिए ताकि एक बड़ा है कि जैसे कहते हैं कि पानी का, मैं बड़ा पिछली बार में मैं बोलने में रह गया रादर कि जो बरसात का पानी अगर रोड से उसको साइड में करके थोड़ा स्टोर कर लें, जहाँ के आपका जो प्लांट लगे हुए हैं साइडों में, और उसको करके उसको उसी को उससे पानी देते रहें गर्मियों में। अदरवाइज गर्मियों में प्लांट सूख भी जाते हैं और पानी भी नहीं पूरा होता। तो वाटर का भी हार्ट के साथ बड़ा लिंक है, चाहे वो एनवायरनमेंट के साथ है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए।
जो कार्डिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, इनको साथ में पानी लेके भी चलना चाहिए ताकि ये बीच में जब भी प्यास लगे पानी पी लें। बिकॉज एक डिहाइड्रेशन हार्ट अटैक का बहुत है। अगर आपके ब्लड में हाइपरकोगुलेट स्टेट है, वेसल में एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, बॉडी में स्ट्रेस है, जैसे ही आप डिहाइड्रेट हो गए हार्ट अटैक का इंसिडेंस मैनी फोल्ड बढ़ गया। तो चाहे वो यंग है चाहे कोई भी है, ये गर्मियों में जरूर प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि आप हाइड्रेट अच्छा रखें और बाकी ये दूसरे फैक्टर्स हैं इनको भी कंट्रोल में रखें। सर हमारे व्यूअर्स ने स्ट्रेस की भी बात करी, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और ये कैसे किया जाए? स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे कि छोटे बच्चों में ही अगर हम बहुत ज़्यादा उसको स्टडी का स्ट्रेस डाल दें, बैग का स्ट्रेस डाल दें। मेरे को याद है कि बहुत पहले मैंने देखा था कि बच्चों के इतने इतने भारी बैग होते हैं, तो उन दिनों में प्रसार भारती में बोला था कि इतनी किताबें, और आजकल बिना किताबों के बच्चे जा रहे हैं वहाँ जाके उनकी किताबें, या वो इवन ये कह रहे हैं कि शुरू शुरू में इनको आप तैयार करो कोई किताब भी नहीं, पहले प्ले का करो जाते 6 महीने साल। तो ये बहुत अच्छा है ताकि बच्चे आगे स्पोर्ट्स में ग्रो हों, दूसरे हों, क्योंकि कुछ जो पहले चीज़ें पढ़ाई हैं पता नहीं वो शायद यूज़फुल भी हैं कि नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट ऐसे बदल रहे हैं कि जो पिछली अगर एनालाइज करो तो गलत भी प्रूव हो रही हैं। क्योंकि अगर वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है तो उससे सारे का सारा चेंज होगा, डाटा चेंज होगा। और कई बार तो बंदे हमारे, एक बार मैंने जैसे कि पिछली बार बोला था, गुजराल साहब हमारे डीन थे, जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे हीमोग्लोबिन से हार्ट ठीक हो जाते हैं, वैल्व लीक ठीक हो जाती है, तो उन्होंने स्पेशल बोला कि अगर मेरे को ये पहले पता होता तो मैं ये ना करता और गोल्फ खेलता और मेरी ये कंडीशन ना होती हार्ट की। अपनी कार्डिक सर्जन थे, तो उन्होंने कहा मेरे 3 बड़े बेस्ट स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर वीनू गोपाल, प्रोफेसर वालिदन एंड प्रोफेसर चैरियन। कहते मैं आज ही उनको रिंग करूंगा और ये बताऊंगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी हीमोग्लोबिन की कि इससे हार्ट ठीक हो जाते हैं, लीक ठीक हो जाती है। तो इस हिसाब से जो पहले जो न्यू डाटा बनेगा वो न्यू वैल्यू पे बनेगा। तो ऐसे मेरा ये है कि एजुकेशन में, स्ट्रेस में, एक बड़े कंट्री हैं जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ यंग में 3% इंसिडेंस है बिलो 50। इधर इंडिया में 50% है। ये दूसरे कंट्री हैं जो सारे डेवलपिंग, तो बड़ा कि 50% और 3% उनमें क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे जो स्ट्रेस है जो है ही नहीं है वहाँ पे लोग, मेरा एक स्टूडेंट गया था अभी वहाँ पे एक फेलोशिप पे, तो मैंने उसको वैसे ही पूछा कि मैं नहीं गया, बताओ आप क्या 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 चीज़ें देखी। कहता मैंने ये एजुकेट अपना देखा, प्रोसीजर तो सीखे, बट ही सेड कि इतना बढ़िया था वहाँ पे, एवरीबॉडी इज हैप्पी, साइकिल उठा के जाते हैं, उनका कहाँ पे किसी का घर भी नहीं है और गवर्नमेंट ने उनको घर दिए हुए हैं और बेस्ट, और सारा वो दे आर सो हैप्पी। तो उस सोसाइटी में 3% इंसिडेंस यंग में MI और इधर 50%, ये एक बड़ा विषय का बात है कि कैसे। तो अगर इंडिया में भी मैंने देखा कि लोग घर ही बनाते रह जाते हैं, सारा वो करते हैं, या बड़े में रहने का टाइम भी नहीं होता और बाद में मेंटेन भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम काफी पीछे हैं, पीछे हैं, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है वो, नंबर 1 विद 3% इंसिडेंस ऑफ यंग हार्ट अटैक बिलो 50, और या 50% हार्ट अटैक बिलो 50 एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे हैं। सर डेनमार्क और नॉर्वे की भी हम बात करें तो जो हार्ट अटैक रेट्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो हम अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे इंक्रीज करें। अभी तो चलो 72 ही, और चंडीगढ़ की मैं देख रहा सबसे बेस्ट है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ चंडीगढ़ इन ऑल ओवर इंडिया इज मैक्सिमम। और सेकेंडली ये 72 भी अभी ज़्यादा नहीं है, इट शुड बी 92 एवरी दिस वन डिकेड का बढ़ना चाहिए, 82, 92। तो ये सारे जैसे कि सारे हम एनवायरनमेंट को भी, अपने एजुकेशन को भी, इनकम को भी बढ़ाएं, स्ट्रेस भी कम करें, योगा मेडिटेशन का भी, और ये एक किस्म का जेलसी और समथिंग टू डिमोट समबडी प्रमोट करना चाहिए सभी को। इंस्टीट्यूशनों में डिमोट करते रहते हैं, नेगेटिविटी बिल्कुल बंद करके, ताकि सारे ग्रो करें, क्योंकि जब यूनिफॉर्म बैलेंस होगा तभी इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा। अदरवाइज मैंने बहुत देखा कि इतने अच्छे आइडिया होते हैं उनको आगे जाने निकलने नहीं देते, उनको सबको प्रमोट करके निकालना चाहिए कि ताकि सारे वर्ल्ड में उसका, कंट्री में भी हो, सारे वर्ल्ड में फायदा हो। सो अनवांटेड जो आजकल जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो PM साहब शुरू कर रहे हैं वो यही है कि भाई इट शुड इमीडिएटली कम एंड द सारे स्किल्ड हों, कर्म योगी हों और एक दूसरे के साथ कैसे बेस्ट हो,
जिससे कि इंडिया जो आगे 5 सालों में, वैसे तो 47 में क्या था, मेरे को बड़ा याद है कि एक बार बात हो रही थी ऐसे ही कि अगर बैंकों के रेट कम हो जाए और रेट कम हो जाए ये अपने टैक्सों के, तो सारों को दवाइयाँ भी मिल जाए और सारे पढ़ भी जाए, तो इंडिया 20 साल पहले डेवलप हो जाता। तो ये जब फंडिंग निकली और उसके बाद 1.5-2 साल में सारे टैक्स प्लस सारे कम होके, और किसी को पता नहीं था कि 1 लाख करोड़ रुपया फायदा हो जाएगा जी। अगर कम करने से। तो मीन्स कि कम करने से ये 10 साल 20 साल पहले किया तो 20 लाख करोड़ फायदा हो जाता। जी। तो एक बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं कि जो कि निकले हुए उसके ऊपर स्टडी करके इम्प्लीमेंट पॉलिसी लग जाए, जी। जैसे कि अब इमीडिएटली गवर्नमेंट लगा रही है, तो कितना कंट्री का और फायदा हो जाएगा, चाहे वो फूड सिक्योरिटी में है, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो एनवायरनमेंट में है, चाहे वो इनकम में है। क्योंकि जैसा कि एक पुअर में हार्ट अटैक के ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, उसकी डाइट भी उसको पता भी नहीं। आज मीडिया के थ्रू सारी अवेयरनेस चल रही है, वो भी बहुत अच्छा है। सारे देख रहे हैं कि भाई ये हार्ट अटैक है, चाहे वो पुअर है चाहे दूसरा है, वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और वो एक्टिविटी में भी आते हैं। पहले हम देखते थे लेक पे बहुत कम वॉक करते थे, आज सुबह शाम सारे वॉक कर रहे हैं, पार्कों में सारे वॉक कर रहे हैं। तो एक अच्छा ट्रेंड है ये सारा। विलेजेस भी जो है वो एक मॉडर्न विलेज, स्मार्ट विलेज जैसे कि बनने का इंडिया का है, सारी डेवलपमेंट हो रही है, वो ऐसा बन जाए तो सिक्योरिटी मिलने का था। आगे कोई होता था कि चंडीगढ़ के बाहर रहना होता था तो सिक्योरिटी नहीं थी, कोई बंदे को रात को सोते थे तो वो डरते थे। तो एक बार मैंने याद है वहाँ पे एक बार बोला कि जी तो कैमरे लगा दो ये सारे चौकों पे, और सेकेंडली ये रिंग रोड पे ऐसे कर दो अपने PCR जब गाड़ियाँ, जिनमें कि सारी वो स्पोक्स में इधर भी उधर भी विलेज में 5 मिनट में पहुंच जाएं। तो देखो आज वो कंसेप्ट पूरा हो गया, एक किस्म का सारा जो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अराउंड द सिटी शुरू हो गई है सारे इंडिया में। और ऐसे ही ये आगे विलेजेस में जो बेसिकली ये विलेजेस का कंसेप्ट है रूट्स का, ये भी देखा गया कि जो रूट से कनेक्टेड है उनमें हार्ट अटैक कम है, जो अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो गए उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा है। जी। तो अपनी रूट से कनेक्ट रह के अपने ओरिजिन चीज़ को वहाँ डेवलप करके उसके साथ वो पूरा करके तब भी आप यू फील। कई आपने देखा होगा कि कई जब आप अपने विलेज में जाते हैं और सिटी से आप हफ्ता वहाँ देखते हैं तो आप कितना वो डिफरेंस आता है आपकी एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, दूसरी रिजुविनेशन में। तो ये इस पर भी एक बड़ी स्टडी होनी चाहिए कि सारे का सारा को रूट्स को भी अपने पूरा रखो, प्लस रूट्स को डेवलप भी करो। और सेकेंडली एक किस्म का हार्ट अटैक का जो यंग में दूसरों में अगर कम हो जाता है तो इससे एक कंट्री की GDP प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस फिजिकल पावर वो इतनी बढ़ जाएगी कि सारी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सर दे रहे हैं आप। एक कॉलर भी जुड़ गया हमारे साथ करनाल से। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ, राजेश बात कर रहा हूँ मैम। राजेश जी कहाँ से आप? करनाल हरियाणा। ठीक है, आप हमारा शो देखते हैं? जी। तो आज का आपको विषय पता है, टॉपिक पता है? जी, हार्ट से। ठीक है, तो आप जो प्रश्न है डॉक्टर से पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर हमारे साथ ही बैठे हैं, वो आपका प्रश्न सुन रहे हैं, आप बताइए। हेलो जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सर रात को सोते हैं तो हम उल्टे होके सो रहे तो हार्ट में पेन होता है अचानक, जैसे हम उठते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको हार्ट में पेन होता है? हाँ सर, जैसे कि हम एक तो करवट लेके सोते हैं या सीधे सोते हैं, हम बैक साइड होके सोते हैं ना, तो पेन रहता है कई बार उठते साथ। ऐसा क्यों है? ऐसे है कि वैसा नहीं होता। बेसिकली जो हार्ट का पेन है रात को सोने में या ऐसे करवट बदलने में नहीं, वो एक किस्म मतलब का, सर वही मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जो हार्ट का पेन होता है वो चलने से बढ़ता है या फिर वैसे होता है अगर रात को दर्द होता है तो वो आपको दर्द होता रहेगा, ऐसा नहीं कि करवट बदलने में हो सकता है जो न्यूरोमस्कुलर पेन हो, पर फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाके अदरवाइज आपके वो करवा लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं एकदम कर सकेगा। तो आपको अगर ऐसा होता है तो एक बार अपना कार्डियक एग्जामिनेशन करवा लें। राजेश जी, आपकी उम्र क्या है? 32। हाँ, जैसे आपकी 32 उम्र है, उम्र चलो कोई नहीं, उसमें आपका ना जो डॉक्टर वहाँ देख भी लेगा
क्योंकि उसमें आपको ये ऐसे बता देंगे ना कि चलने से कैसे है, अगर ट्रेडमिल कराना तो ट्रेडमिल करा लेंगे, आपका ब्लड के सर टेस्ट कर ऐसा लेंगे। कई बार, मतलब कई बार हुआ, 2-3 बार हुआ, जैसे हम बैक होके सो रहे हैं तो उठ रहे हैं तो या तो दबाव पड़ रहा है या देखो, उसका कोई कारण ना हो कोई सकता दबाव, है। या कई बारी ड्रीम्स होते हैं, या कई बारी कोल्ड से न्यूरोमस्कुलर पेन होती है, या हाँ जी। अगर आपको चलने से दौड़ने में कोई दर्द नहीं है तो ये कारण होता नहीं है कि ऐसे जी हो। सर जी। बट नहीं, फिर वैसे सर नॉर्मल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको वैसे नॉर्मल में जैसे 32 है, एक बार वैसे कार्डिक का एग्जामिनेशन प्लस वो करवा लेना चाहिए, ताकि एक आपका बेसलाइन भी बन जाए और आपका ये छोटा मोटा जो वहम है निकल भी जाए। ये राजेश सर, एक जी, चीज़ पूछना जी। आपको नियमित जांच करानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि आपको कोई हार्ट इशू है या नहीं। हो सकता है कि ये पेन किसी और वजह से भी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी मैम। बहुत बहुत Thank you। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू। तो सर सिम्टम्स की बात करते हैं। हमने ज़्यादातर सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो हार्ट डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है? सिम्टम जैसे कई सोचते हैं कि ओनली दर्द का हार्ट के साथ लिंक है, बट जरूरी दर्द नहीं, सिंपल फटीग या सांस चढ़ना चलने में, वो भी एक हार्ट अटैक का कारण होता है। क्योंकि कई जो एल्डरली हैं या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर अपना जैसे कि बीटा ब्लॉकर हैं, या फिर डायबिटिक हैं, तो उनमें पेन नहीं होती, पेनलेस अटैक होते हैं जी तो एक तो सीधा सडन डिस्निया भी हो सकता है, जब वो चलते हैं तो उनको सांस चढ़ता है, जी जब वो जरा रुकते हैं तो सांस ठीक हो जाता है, स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो ये ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये एक किस्म का पहले क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, फिर ये अनस्टेबल एंजाइना बन जाती है, जिसमें कि बंदे को थोड़ा सा चला सांस चढ़ गया या दर्द हो गई, या एक पैड़ी चढ़े फिर दर्द हो गई, रुकना पड़ा। तो ये जैसे ही अनस्टेबल होते हैं तो बड़ा खतरा बढ़ जाता है। जब भी कोई सिम्टम आए जिसमें कि डिस्निया, फटीग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऐसे हों, अनड्यू फटीग है जो पहले नहीं होती थी, तो एक किस्म का हमेशा कार्डिक एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए, जी ताकि कोई भी, देखो ये मिस नहीं करनी चाहिए, ना डॉक्टर को ना पेशेंट को। हमने कई बार सुना कि 1 साल से पेन चल रही थी, चलने से दर्द होती थी, बाजू की तरफ चेक ही नहीं कराया, या चेक कराया होगा लोकल किसी आरएमपी या वैसे को करवा लिया या समथिंग, तो वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ले लेते हैं विलेज में या दूसरे कि जी मैंने तो दिखाया, पर नहीं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट प्लस कार्डियोलॉजिस्ट जरूर दिखाना चाहिए। इवन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उनको भी कभी भी डायबिटिक पेशेंट है या कोमॉर्बिड का डिजीज़ है या समथिंग है, कभी भी अपने लेवल पे ये नहीं कर देना चाहिए कि आपको हार्ट की नहीं है। हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है उसके पास भेजना चाहिए, और उसको भी, कार्डियोलॉजिस्ट को भी बड़े ठीक तरीके से उसको देख के, ना तो ऐसे ही हरिडली कि ये एंजियोग्राफी करनी स्टेंट, ना वैसे जो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एक देनी चाहिए, ताकि प्रोफेशन को छोड़ के, चाहे गवर्नमेंट में है चाहे प्राइवेट में है, ताकि पेशेंट के लिए वो बेनिफिट बने। और सेकेंडली जो डॉक्टर्स कोई ट्रीटमेंट आगे देता हूँ मैं आजकल अपने सारे फेलो जब कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ कि कभी भी एक डॉक्टर का कोई डिसीजन आगे वेल्व ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए या रेनल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। उसमें 3-4 डॉक्टर्स और उसका बाद में पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि रिव्यूड हो सकती है जी। कि जिससे कि जो आगे एडवांस होते हैं वो भी पूरे स्पेसिफिक हो, सिलेक्टिव हो, ताकि जिसको ज़रूरत है उसी को जाए, बाई चांस गलती इनोसेंट या समथिंग से वो आगे ना हो जाए, ताकि इससे काफ़ी जो है एक तो हॉस्पिटल्स का प्लस दूसरा पेशेंट्स का और डॉक्टर्स की जो एक किस्म का इंटेलेक्चुअल प्लस उसका स्किल बहुत बढ़ जाएगा जब वो डिस्कशन होंगे कि इसको कैसे करना चाहिए। और ऐसे एक बड़ा वो है, और यंग में भी प्लस जो कईयों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है। सर आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट किया कि एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है एक ही ओपिनियन में आप निराश हो जाएं, सेकंड थर्ड ओपिनियन लेना ज़रूरी है। इसी के साथ एक प्रश्न उठता है सर, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन है, तो बहुत ही आसान है एक मैसेज फॉरवर्ड करना, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, कई बार हम लोग भी इस ट्रैप में आ जाते हैं, तो ये कितना डेंजरस है? देखो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर वो गलत है जी। अगर वो ठीक है तो ठीक भी हो सकता है,
बट उसका ठीक होने का कैसे है, कैसे करना है, कोई भी मैसेज है, देखो कोई मैसेज तो अगर बहुत अच्छा है, अगर वो स्प्रेड होता है तो उसका कितना बेनिफिट हो सकता है। सपोज अगर गलत है, गलत में किसी ने उसको फॉल्स इंटरप्रिटेशन कर ली, वो स्ट्रेस में आ गया कि जी मेरे को तो ये है, तो वो उल्टा ना भी होगा तो भी उसकी स्ट्रेस से कुछ हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही वो है कि इस पे या तो बड़ा कंट्रोल हो, हर को देखा जाए कोई मैसेज को, या फिर इसमें कैसे हो, इसका भी एक किस्म का फिल्टर करना, चाहे वो एआई से या समथिंग से, कि जो एआई है, जैसे कि आजकल एआई फैसिलिटेटर है, बट अगर वो गलत इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए भी एक फिल्टर चाहिए। पार्ट ऑफ एआई समझ सकते हैं ये जो मैसेज है। जी सर, एक जाते जाते एक हमारा जो सवाल है ये काफ़ी कॉमन है, हमारे दर्शकों ने व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछा था कि सिम्टम्स की तो हमने बात कर ली, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हम काफ़ी वीडियोस में देखते हैं कि चलते चलते या डांस करते हुए लोग कोलैप्स हो जाते हैं एंड दे आर डेड इन अ सेकेंड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? ये बहुत ही एक वो है कि पहले उनको सिम्टम भी नहीं थे और वो एकदम ही सारे उनके टेस्ट भी ठीक हैं, बट आई थिंक वो या तो ओवर एक्टिविटी कर जाते हैं या वो डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंटिन्यूस करने से। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कई बार अगर आप बहुत ही कोई नॉर्मल बंदा भी इतनी एक्सरसाइज कर लेगा, चाहे उसको ब्लॉक नहीं भी है, अगर उसने अपनी डिमांड बढ़ा ली बॉडी की, जैसे कि हमने वो एक किया था ओवर ईटिंग में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये खाने ओवर एक्टिविटी का हो गया कि डांस करते करते, एक कई थे जैसे ओवर ईटिंग कर लेते थे, पहले तो स्नैक्स खाते रहते हैं, स्नैक्स खा के कोल्ड ड्रिंक्स लिए, उस स्नैक्स से पूरी कैलोरी हो जाती हैं, वो उसके बाद खाना खा लेते हैं। ये मैंने देखा था 92 में, जब मैं इमरजेंसी में होता तब मैंने पिकअप किया था चंडीगढ़ क्लब से कि आते आते रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे हार्ट अटैक आ रहे हैं, 11 बजे। तो वो एक बड़ा था, वो ब्लड सप्लाई जो डाइवर्ट हो जाती है, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई चले जाएगी, हार्ट की तरफ कम हो जाएगी जी। तो ऐसे अगर ज़्यादा खा लोगे तो पेट की तरफ चले जाएगी और हार्ट की तरफ कम हो जाएगी। तो एक किस्म की ओवर एक्टिविटी भी नहीं, ओवर वो भी नहीं, प्लस ये जो एक है कि अगर आप में कोई ऐसी टेंडेंसी है फैमिली में या समथिंग, तो अगर इकोस्प्रिन की, एस्प्रिन की और स्टैटिन की गोली ले लो और उसके साथ एंटासिड की ले लो, तो मुझे लगता है कि हार्ट अटैक कम हो सकते हैं। बट उसके लिए आपका जो फूड हैबिट है उसमें अल्सर नहीं होने चाहिए, पेट में वो अच्छा रखो। और एक किस्म का कोई भी अगर स्ट्रेस है या कुछ इंसिडेंट फैमिली में ऐसे हैं तो उनको अगर ले लें, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अगर सडन फैमिली में होती है तो उनके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनमें सारा वो प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। बट अदरवाइज यूनिवर्सल भी हो सकती है, बट अगर जैसे कि कोई एस्पिरिन ऐसी डेवलप कर जाए, गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट ही ना हो, तो अगर सारा उनको दे के स्टैटिन दे तो शायद हार्ट अटैक बहुत कम हो जाए। रिसर्च जरूर होगी इसमें भी कि एस्पिरिन निकले ऐसी जिसका कि कोई गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट ना हो। मोर पावर टू यू सर, जैसे आपके पेटेंट रिसर्च थी, उम्मीद करते हैं आप ऐसे और रिसर्च करें जो हमारे समाज के लिए यूज़फुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें इतनी ज़रूरी जानकारी दी। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल शर्मा, HOD डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, PGI चंडीगढ़। उम्मीद करते हैं कि आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से जो भी जानकारी थी, हमें और भी एसोसिएटेड फैक्टर्स के बारे में आज पता लगा, आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे कॉल करके, वीडियो मैसेज करके, ऑडियो कॉल करके आप अपने सवाल, सजेशंस पूछ सकते हैं 9417242224। इसके अलावा हमारे सभी प्रोग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, DD पंजाबी, DD हरियाणा, DD चंडीगढ़ और OTT प्लेटफॉर्म वेब पर भी है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें hopchandigarh@gmail.com पर लिख सकते हैं। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।